नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और IBS24 के खास कार्यक्रम सिल्वर स्टोरीज में बहुत स्वागत है आप सभी का। ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें छत्तीसगढ़ की 25 साल की यात्रा के साक्षी बने व्यक्तित्व के साथ हम साक्षात्कार करते हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और उनके नजरिए से छत्तीसगढ़ को समझने की एक प्रयास हम करते हैं। और इसी कड़ी में हमारे साथ डॉक्टर रमेंद्र नाथ मिश्र जी जुड़े हुए हैं। सुप्रसिद्ध इतिहासकार हैं। छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक पौराणिक विषयों पर इनका गहरा शोध है और उन्हीं से चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहले तो बहुत स्वागत है मिश्र जी आपका। धन्यवाद, और नमस्कार। चर्चा की शुरुआत इसी से मैं करूंगा कि 25 साल की इस यात्रा में छत्तीसगढ़ क्या अपने ऐतिहासिक गौरव को रिवाइव करने में सफल रहा है, कहां तक पहुंचा है, जरा समझाएं दर्शकों को। महानदी की घाटी और सिंहनाथ की माटी को गौरवान्वित करने वाले जो छत्तीसगढ़ का अंचल है, निश्चित रूप से अतीत से अद्यतन में काफ़ी गौरवशाली रहा है। और इतिहास के पृष्ठों पर हम देखते हैं कि मैं तो इतिहास का अध्येता के नाते 2 काल मानता हूँ, प्राचीन और अर्वाचीन, क्योंकि कलचुरियों ने 875 से 1740 तक राज्य किया था और मध्य का पहले का कोसल नाम था। और 1487 में दलराम राव खैरागढ़ जो थे, उन्होंने छत्तीसगढ़ साहित्य में पहली बार प्रयोग किया था और मुगल काल में रतनपुर राज्य के रूप में जाना जाता था। जी। तो रतनपुर राज्य के रूप में तो मैं इतिहास के अध्येता के नाते देखता हूँ कि गोंडवाना पर जब इनका आधिपत्य हुआ, रानी दुर्गावती के प्रभाव के बाद, तब इनका ध्यान छत्तीसगढ़ रतनपुर को किया गया। जी। तो ये सब अलग प्रसंग है, लेकिन इतना हम्म। निश्चित है कि जैसे हम छत्तीसगढ़ के पूरे हम छत्तीसगढ़ का इतिहास काफ़ी गौरवशाली रहा है। हम्म। सिर्फ ये है कि हमको इस बात का थोड़ा-सा चिंतन मनन करने की आवश्यकता है हम्म। कि इतना सब होते हुए कि क्या कारण है कि हम्म। बौद्धिक विचार विमर्श या राजनीति जो भी कह लीजिए, हम्म। कि इतिहास के पृष्ठों पर अखिल भारतीय स्तर पर हम्म। इसको रेखांकित नहीं किया गया। हम्म। तो इसके बारे में जब हम सोचते हैं तो यही लगता हम्म। है कि या तो बहुत सारे उत्तर के जो इतिहासकार थे या विचारधारा से जो प्रभावित इतिहासकार थे, उन लोगों ने इसको महत्व नहीं दिया और एक जगह अपने आप को केंद्रित रखा। जी। और दूसरा कारण ये हो सकता है, जबकि ये हिंदुस्तान का हृदय स्थल है, मध्य प्रदेश का ये भाग कह सकते हैं, हम्म। रहा है। तो इसके साथ ही साथ पर हाँ, जब हम लोगों ने इतिहास विभाग में 1971 में विश्वविद्यालय में जब प्रारंभ हुआ, तो हमने एक लक्ष्य बना लिया था कि छत्तीसगढ़ के इतिहास एक अनिवार्य प्रश्न पत्र के रूप में विद्यार्थियों के सामने रखें, ताकि उनको काफ़ी लाभ मिले। और उसी समय से रतनपुर मेरे पैतृक स्थान है। जी। वहाँ के बचपन से खंडरों को देखता था, जिज्ञासा होती थी, किला को देखता था और इस प्रकार से मैं मध्य प्रदेश का संभवतः सबसे वरिष्ठतम सदस्य हूँ जिला पुरातत्व संघ का, जी। 1972-73 से। और राज्य कमेटी में से मध्य प्रदेश शासन में रहा, महाराज कुमार रघुवीर सिंह के नटनागर शोध संस्थान भी रहा, मध्य प्रदेश इतिहास परिषद का अध्यक्ष रहा 5 साल तक, जिसमें डॉक्टर शंकर दयाल जी 10 साल तक थे। इतिहास के माहिष्मती शोध संस्थान, सब बहुत सारी संस्था में जी। काम करने का अवसर मिला। तो मैंने देखा कि निश्चित रूप से इतिहासकारों ने छत्तीसगढ़ के हित चिंतन के प्रति एक प्रकार से मैं कृपणता कहूँ या न्याय कहूँ, जो भी कहूँ, लेकिन किया है उन लोगों ने। क्योंकि ऐसा नहीं है, छत्तीसगढ़ बहुत गौरवशाली रहा है। जैसे हम दृष्टि पड़ी और ध्यान नहीं दिया, ये वजह थी, या फिर नॉर्थ के इतिहासकार हर जगह के स्वतंत्रता सेनानी को उतनी ही वैल्यू मिलनी चाहिए, उतना ही सम्मान मिलना चाहिए, किसी के प्रति कोई दुराव नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा देखा जाता है इतिहासकारों के बीच कि उत्तर प्रदेश और बिहार से जो इतिहासकार निकले या नॉर्थ के निकले कोट एंड कोट, उन्होंने उसी इलाके के स्वतंत्रता सेनानियों को ज्यादा फोकस किया। उस बीच एक बेटा छत्तीसगढ़ का वीर नारायण सिंह, वो थोड़ा उनकी जो छवि थी उसे जितना भारत के पटल पर महत्व मिलना था वो नहीं मिल पाया। मेरा सौभाग्य रहा कि 19 दिसंबर 1975 को मैंने विश्वविद्यालय में पहली बार वीर नारायण सिंह को रेखांकित करने के व्यक्तित्व कृतित्व को बलिदान दिवस का आयोजन किया था। अभी मैंने विश्वविद्यालय में 50वां बलिदान दिवस इतिहास विभाग में आयोजित किया था वहाँ पे। तो उस दिन बल्कि उस समय के कुलपति कौशल प्रसाद चौबे और अपने हरि ठाकुर जी और इतिहास के प्रोफेसर जो थे वो उपस्थित थे। तो इन लोगों ने करके तो पहली बार लोगों को उनके ये छोटे मोटे लेख मिलते थे, पर इस प्रकार से उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को पीएचडी के माध्यम से सबसे पहले सामने ला करके लोगों को, और उसके लिए अभिलेखागार दिल्ली का, भोपाल का, नागपुर का, पूरे स्रोत सहित, यानी उस समय क्या था कि हम लोगों ने शुरू किया तो गजेटियर में D/9 लिखा था, तो उसको
19 दिसंबर मान लिए थे। तो वो मैंने संतोष शुक्ल जी से पूछा था भोपाल में, तो वो बोले हमने सुनी सुनाई बात पे दिया था कि इस टाइम फांसी हुई। तो जब वो चिट्ठी मेरे को मिल गई 9 दिसंबर की, तब मैंने प्रधानमंत्री उस समय जो थे राजीव गांधी, उनको पत्र लिखा कि डाक टिकट को हमने और कामले जी ने भेजा बना के, इतिहास विभाग ने। उनका खैर वो कहीं भी जिक्र उन्होंने नहीं किया था, लेकिन वो लोग जो चित्र बनाया उसमें तोप से उड़ाते हुए उत्तर प्रदेश के किसान को, पगड़ीधारी को दिखा दिया था। तो हमने कहा भाई इसको ये गलत है, इसको आप बदलिए। और उनको तोप से नहीं उड़ाया गया है, उनको फांसी दी गई थी, एंड शब्द उसमें। इसके बाद फिर जो छत्तीसगढ़ में जो लोग और हमारे विचारधारा से प्रभावित या जानकार जो थे, जो खुद महसूस करते हैं कि ठाकुर गौतम सिंह ने बताया था कि वो जेल में थे उस समय, आपातकाल यदि से तुम कह लीजिए, तो वो और शंकर गौहन योगी मेरे उस समाचार को पढ़ के उछल गए थे कि मिश्रा जी ने हमको एक ऐसा नेता दे दिया किसान मजदूर का, नारायण सिंह के रूप में। तो उन्होंने बल्कि उसको उस पक्ष में भी आगे बढ़ाया कि किसानों के वो शुभचिंतक थे। किसी ने इस प्रकार, तो धीरे धीरे क्या है कि आज विश्व पटल पे कह सकते हैं, क्योंकि स्टेडियम जब उनके नाम से है, क्रिकेट स्टेडियम, तो उनका एक नाम हो चुका है। और मिश्रा जी, मैं कुछ किस्सा सुनना, मतलब हम तो इतिहास आप ही के जरिए पढ़े हैं, आपने जो लिखा था, आपने जो बताया है वही जनता तक पहुंचा है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें जो अभी तक छिपी रहेगी। ऐसे कोई किस्से हैं क्या वी नारायण सिंह के, जो आज आप दर्शकों को साझा करें, जो आज तक उन तक ना पहुंच पाई हो? अंग्रेज इतिहासकारों ने या लेखकों ने या बाद के कुछ लेखकों ने उनके बारे में जो कुछ भी उनकी धारणा थी या रही होगी, और मेरे से जब चर्चा हुई तो एक मंत्री थे, उनके पारिवारिक वैसे रहे होंगे जो भी, तो मैंने उनसे यही कहा कि मैं यानी वो अंग्रेज तो लिखेंगे वैसे थे जो भी लिखेंगे, पर मैं एक इतिहास के विद्यार्थी के नाते इतना कहता हूँ कि जो व्यक्ति अपने 300 गांव या 50 गांव को छोड़ करके फांसी पे शहर से मतलब हंसते हंसते झूल गए, और उसको मैं कैसे कह दूं कि ये वो चाहते तो उनके हट सकते थे, ये मैं उनकी महानता देखता हूँ। और दूसरा ये है कि मैं उनके 1856 में जो कोठी से अनाज निकलवा करके जनता के बीच में जो बंटवाया था, तो उस प्रसंग को मैंने कहा कि भूख से उपजी क्रांति मैं बोलता हूँ। तो भूख से उपजी क्रांति में उन्होंने पहले तो छतेरी में एक तो बाढ़ी प्रथा है, तो बाढ़ी के रूप में मांगा उस व्यापारी से। उसके बाद में बहुत क्या है कि फसल के बाद दे देंगे कहीं, और महीने के बाद जब नहीं माना तो वो अपना खुद की कोठी का सब धाम बांट चुके थे। तो उस स्थिति में आज भी अगर कोई खाद्यान्न को इकट्ठा रखता है तो शासन का अधिकार है कि उसके गोदाम से निकलवा सके। तो वैसे अगर उन्होंने निकलवा के बांटा तो जमींदार के अपने अधिकार का प्रयोग किया, उसको दूसरे शब्दों में भावना नहीं लेना चाहिए। ऐसे बहुत सारे जो उनके प्रति है, उनके कार्यों व्यक्तित्व के प्रति थे, उसको हमने सब प्रमाण प्रस्तुत करके उस भ्रम को दूर किया। और इस प्रकार से हमने देखा कि वास्तव में जेल से निकलने वाली बात जो थी, जेल में सुरंग 5 कर्मचारी भी साथ दिए थे, सैनिक भी दिए थे, और 500 लोगों के साथ मुठभेड़ करके उनको मालूम था कि अंग्रेजों के साथ संघर्ष नहीं कर पा, फिर भी उन्होंने सोना खान को बचाने की कोशिश की थी। तो उनका संघर्ष जो है वो सही मायने में वहाँ की जनता को, किसानों को एक काफ़ी कुछ प्रेरणास्पद आज की पीढ़ी के लिए भी। यानी मैं तो 1983 से जुड़ा हूँ, पहले जब घोषणा हुई थी उनके कार्यों की, मैं वहाँ पर था, और उनके परिवार वालों को हमने बल्कि डॉक्टर रमन सिंह जी से निवेदन करके जमीन, पेंशन, सुविधाएं जो उनके निवास वगैरह सब की व्यवस्था उन्होंने किया था शासन ने। तो एक परंपरा जो चली है, तो उस हिसाब से। और पाठ्यक्रम में भी 10वीं में एक पाठ है वी नारायण सिंह के, डॉक्टर सुमित मिश्र से PhD करवाए थे। तो एक प्रकार से उनका एक पूरा व्यक्तित्व कृतित्व जो है बड़े सामने आ गए लोगों के, और सब भ्रम प्राय दूर हो गया है। हमने उसको पूरा हर चीज, जो भी आदमी, यहाँ तक कि उनके कुछ अच्छे इतिहासकार, साहित्यकार लोग कुछ शब्द लिखते थे, तो हम उनको तर्क दे करके, प्रमाण दे करके उसको विलोपित करके दूसरे ढंग से उसको। बिल्कुल, आपने कहा कि भूख से उपजी ये क्रांति थी, मुझे विनोद कुमार शुक्ल जी याद आ गए। उन्होंने कहा था कि भूख सबके हिस्से आती है, भात सबके हिस्से नहीं आता। छत्तीसगढ़ के जरा इतिहास में मैं आपको लिए जाना चाहता हूँ और आपके जरिए उस इतिहास को समझना चाहता हूँ। बड़ा जिक्र चला छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी, और इस वक्त ये जो डिस्कोर्स है, ये जो विमर्श है, ये और भी गर्म है। इस पर लगातार अलग अलग विमर्शों के केंद्र से, अलग अलग एंगल से चर्चा की जा रही है। छत्तीसगढ़ शब्द की शुरुआत कहाँ से, किसने सबसे पहले कहा छत्तीसगढ़, इसका जो स्वरूप बना,
क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर था, उससे पहले गोंडवाना लैंड, फिर कोई सेंट्रल प्रोविंस बरार कहता था, उससे पहले कलचुरियों का शासन जो बड़े समय तक छत्तीसगढ़ में शासन करते रहे। कहाँ से शुरुआत हुई छत्तीसगढ़ शब्द की और इसका स्वरूप कैसे डेवलप हुआ? छत्तीसगढ़ शब्द का सबसे पहला प्रयोग साहित्य में खैरागढ़ के कवि दलराम राव ने किया था और उसमें उसने राजा की प्रशंसा में, चारण कवि कह सकते हैं, इस शब्द का प्रयोग किया है। और उसके पहले दक्षिण कोसल, दक्षिण कोसल, और उसमें जैसे समुद्रगुप्त वगैरह समय महाकांतार, रामायण काल में दंडकारण्य, सब नाम मिलते हैं। जी। और मुगल काल में ये जो था रतनपुर राज्य के रूप में जी। उनके साहित्य में मिलता है। जी। और बाद में गोपाल मिश्र, माखन मिश्र और अन्य साहित्यकारों ने और हम सब लोगों ने किया, तो छत्तीसगढ़ का खास करके और सबसे तरह तरह के लोगों ने धारणाएं दी कि छत्तीसगढ़ आएंगे, छत्तीसगढ़, ये सब नहीं, वो सब तथ्य ही ना। पंडित लोचन अच्छा, ये सारे तथ्यहीन हैं। हाँ, छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ पड़ गया ऐसा कुछ नहीं है। हमने पंडित लोचन पांडे, प्यारेलाल गुप्त, हम लोगों ने ये डिस्कस कर सिद्ध कर दिया है कि गढ़ों के आधार पर छत्तीसगढ़ का नामकरण पड़ा। और शिवनाथ नदी, महानदी एक प्रकार से सीमा रेखा थी। रतनपुर राज्य जो था 14वीं शताब्दी के अंत में 2 भागों में बढ़ गया था। जिससे कहा जाता है कि रघुनाथ मिश्र बोलते थे राय रतन दोनों भाई। तो 2 बंटवारा जब हुआ तो 18 गढ़ रायपुर राज्य में रखा गया, 18 गढ़ रतनपुर राज्य। और बाहर में जब मराठे आए, बेगलर और अंग्रेज यात्री आए, तो उन लोगों ने छत्तीसगढ़ शब्द का उपयोग किया बाद में, अंग्रेज यात्रियों ने। तो छत्तीसगढ़ शब्द एक प्रकार से प्रचलित हो गया। और प्रभुलाल मिश्रा हमेशा छत्तीसगढ़ कौशल लिखते हैं और मैं कौशल छत्तीसगढ़ लिखता हूँ कि कौशल नाम पहले था, छत्तीसगढ़ बाद में पड़ा, इस प्रकार से। और एक प्रसंग मैं बताऊं आपको कि यही धारणा छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद लोगों का कहना था यहाँ तो छत्तीसगढ़ है ही नहीं है, जबरदस्ती लोग छत्तीसगढ़ कहते हैं। तो मैं इस समय इतिहास विभाग का जो अध्यक्ष था, तो मैंने 36 छात्र छात्राओं को सामने खड़े करके एक एक गढ़ पे काम करने के लिए कहा। और उन लोगों ने मेहनत पूर्वक छत्तीसगढ़ पे एमफिल में लघु शोधपत्र ला करके रख दिया। तो जो लोग कहते थे उनका एक प्रकार से मुंह बंद हो गया। जवाब इसी प्रकार से लोग कहते थे कि छत्तीसगढ़ी भाषा को ये लोग बोलते हैं राजभाषा, राजभाषा का दर्जा देंगे। इनके पास है क्या? व्याकरण भी नहीं है। संयोग से एक कॉपी मेरे पास थी छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ी बोली के व्याकरण, जो 1890 में धमतरी के जो हीरालाल थे, हेड मास्टर थे वहाँ, तो उन्होंने लिखा था। और एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता में छपा था। और 1921 में उसको लोचन पांडे, गियर्सन और राय बहादुर, इन लोगों ने एडिट करके अंग्रेजी में छापा था। तो अंग्रेजी की प्रति को प्रभुलाल मिश्र जी हम लोगों ने बैठ के 4 महीने 4 घंटे बैठ के उसका हिंदी अनुवाद किया। प्रभुलाल मिश्र जी इतने बड़े इतिहासकार थे, मराठा शासन पे पहला PhD किया और एल्फिंस्टन कॉलेज के प्रिंसिपल है जहाँ तिलक, गोखले, अम्बेडकर, मेहता पढ़े थे। तो अच्छे विद्वान थे। तो वो जब वो किताब सामने आई छत्तीसगढ़ी बोली के व्याकरण, तो लोगों की धारणा बदल गई। जो आलोचना करते थे छत्तीसगढ़ी कोई व्याकरण नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि कामता प्रसाद गुरु का व्याकरण बाद में लिखा गया हिंदी का। अच्छा। और यही संजोग है कि कामता प्रसाद गुरु भी रायपुर में रहे। तो बहुत सारे प्रसंग आते हैं, लेकिन इतना निश्चित है छत्तीसगढ़ी बोली के व्याकरण बना। अनुसूची में शामिल करने के लिए प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा? नहीं, इसमें क्या है कि हम जब श्यामलाल चतुर्वेदी, हम लोग जब उनके बाद मैं कार्यवाहक अध्यक्ष था, तो हम लोगों ने कोशिश की थी, बल्कि श्यामलाल जी के हम लोग जब केदार परिहार करके कवि थे, तो हम लोग जब तीनों, तो स्वयं देव से सचिव थे, तो हम लोगों ने प्रयास किया था कि पत्राचार करके, यानी जो आकाशवाणी से छत्तीसगढ़ी में और रेलवे स्टेशन में छत्तीसगढ़ी में उद्घोषणा है, विधानसभा का जो शब्दावली है, ये सब उसी समय निर्णय हुआ था, पारित हुआ। तो बाद में वो सब समय समय पर आता गया। तो प्रयास अभी भी चल रहा है। पर इसका शायद एक कारण मेरे को ये भी लगता है कि बौद्धिक राजनीति कह सकता हूँ मैं उसको, कि ऐसा कुछ है कि दुर्भाग्य से पिछले 6 वर्षों से, ज़्यादा समय से अध्यक्ष कोई नहीं है। यानी छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग में अध्यक्ष कोई नहीं है। तो जब अध्यक्ष नहीं है तो कार्य एक प्रकार से कार्यालय की गति क्या रहेगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं, समझ सकते हैं उसको। तो वो उसके लिए सबको प्रयास करना होगा, जनप्रतिनिधि को, बुद्धिजीवियों को और अध्येताओं को, सभी वर्ग को, तब एक पहल समुचित प्रयास के बाद ही ये इसका, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने
या जब क्षत्रिय राज की घोषणा की, जी सौभाग्य से उनके मंच के सामने मैं बैठा था, हम्म तो उन्होंने संकल्पित होकर के कहा था कि आप 11 सितंबर में से जैसे तुम्हें क्षत्रिय, तो मैं एक चीज़ को बोलता हूँ कि यह अटल सत्य है कि अटल बिहारी वाजपेयी के ही संकल्प से क्षत्रिय राज बना। बना है उन्होंने जो कहा था उसको कर दिखाया। हम्म। हम लोग दोनों तो ये जब ऐसा संकल्पित होकर के हम कुछ सप्रे स्कूल में सप्रे स्कूल मैदान में होकर, हम्म और बल्कि मैं तो वो कहने वाला भी था, कमेटी में सदस्य था प्रतिमा को उनके, तो वहाँ पे एक प्रतिमा बगीचा और बनाया जाए करके, जो भी 115 स्थानों में जी बना। तो इस प्रकार से तो मैं क्षत्रिय राज का संकल्प पारित हुआ विधानसभा में, भोपाल मौजूद था केजरीवाल वर्मा के साथ में, दिल्ली में उस दिन मौजूद था जिस दिन क्षत्रिय राज की घोषणा हुई। उस दिन भी कनाड से संसद के हम जा रहे थे, जी है तो उस आचार्य कांझागरम बुद्धि, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसा कि आदमी अगर संकल्पित होकर के कोई काम करे। और मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि वैचारिक मतभेद पढ़े लिखे लोगों में स्वाभाविक है, पर छत्तीसगढ़ या राष्ट्र की बात जब आती है तो मन में भेद नहीं होना चाहिए। मन में जब भेद, हमारा छत्तीसगढ़, हमारा देश, हमारी भाषा, इस प्रकार जब हम स्व को, आई हाँ को, मी को हाँ इसे पीछे रख पूछा, के हाँ तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ के विकास हाँ को अगर आगे रखें हाँ और उसकी भलाई को आगे और रखें मन्नूलाल तो इदू ने ज्यादा निश्चित अच्छा रूप से रहेगा। छत्तीसगढ़ स्मिता संस्थान के माध्यम से जी रामगमन पथ छत्तीसगढ़ के बहुत कुछ किया, और उस संस्था में वही जब बात मैं रामगमन पथ पे आ रहा हूँ, हाँ मैं उससे पहले स्वरूप का जरा जिक्र कर लूं, हाँ क्योंकि मुझे याद है जब मध्य प्रदेश का स्वरूप बना तो कई किताबों में जिक्र है, नेहरू जी के सामने जब वो रखा गया तो हमने कहा ये कैसा नक्शा बना दिया, बिल्कुल गणेश जैसा है। तो छत्तीसगढ़ का स्वरूप कैसे तैयार हुआ, पहली बार इसकी अवधारणा किसने रखी? क्योंकि हमने तो सुना है कि पहले संबलपुर भी था, लेकिन जब बटा तो फिर वो अनूपपुर, पेंड्रा दूर चला गया, संबलपुर उड़ीसा में चला गया, क्या हुआ, कैसा था वो? इसमें आपने एक अच्छा प्रश्न किया। इसमें खास मैं इस चीज़ को विद्यार्थियों को कहता हूँ कि आज का जो छत्तीसगढ़ का मानचित्र है, वो जाने अनजाने जो भी कहिए 1 जनवरी 1906 को बन गया था, क्योंकि 1905 में बंग भंग के समय में मैं बोलता हूँ छत्तीसगढ़ भंग भी हुआ, तो संबलपुर चला गया उड़ीसा में, और ये 5 रियासत भी चली गई वहाँ, और वहाँ से बंगाल, उड़ीसा, बिहार वाला जो प्रांत था वहाँ से 5 रियासत छत्तीसगढ़ में शामिल किए गए, सरगुजा समूह, सरगुजा, है ना, तो वो शामिल किए गए, तो वो नक्शा ज्यों को त्यों रहा। दूसरा क्या है कि पंडित रविशंकर शुक्ल को इस बात का मैं श्रेय देना चाहूँगा कि उन्होंने दक्षिण बस्तर को निजाम को 99 साल के पट्टे पे अंग्रेज लोगों को देने का निर्णय कर लिया था। ये रविशंकर शुक्ल ने किया था? हाँ, रविशंकर शुक्ला, डीपी मिश्रा, वल्लभ भाई पटेल नागपुर में जब बैठे लोग, द्वारिका प्रसाद तो मिश्र, उसका, और मैंने डॉक्टर सरिता शुक्ला ने जब पीएचडी करवाया तो इससे बहुत सारे तथ्य मेरे को उस समय मिले। अगर वो तो चला गया होता हैदराबाद तो आधा ये कौन से सन की बात कर रहे हैं आप? नहीं, ये 1947 के पहले का ही है, 1947 के जब अंतरिम सरकार वगैरह बनी थी 37 के बाद की आजादी के इसमें, तो यानी उसमें क्या था कि वो खंडित बस्तर रहता, फिर तो वो एक बच गया। दूसरा क्या रहा कि जसपुर का झारखंड में जाने का कुछ चल रहा था, योगी आयोग बना था शुक्ल जी के समय में, तो ये सब चीज़ें जो थी, तो ये रहा सवाल छत्तीसगढ़ के, यानी ये आइडिया किसका था 99% वाले लीज पे पट्टे पे लेने वाला? नहीं, ये समझौता हुआ था निजाम और अंग्रेजों के बीच में। नहीं, आइडिया आया कहाँ से था? नहीं, ये तो समझौता लोग किए थे, पर आइडिया आया था इन लोगों का जो कि राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए नेता थे जी, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर लगातार ये हमारे छत्तीसगढ़ के प्राय सभी नेता कह लो, सबसे बड़े नेता रहे। सुंदरलाल त्रिपाठी थे जगदलपुर में, जी जी जी, वो भी उत्थान पत्रिका के संपादक थे 35-38 में, तो इस प्रकार से कि नहीं जाना चाहिए। जैसे भिलाई का था, भिलाई इस्पात संयंत्र के सभी को मालूम है कि अगर शुक्ल जी भी प्रयास नहीं करते तो चांदा में तय था वो, तो तोड़ गए तो इस्तीफा दे दूंगा। तो कहने का मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं। वैसी पद्मपुर और चंद्रपुर जो है उड़ीसा में जा रहा था, तो लोचन प्रसाद पांडे ने इसका विरोध किया था, साहित्यकारों ने, तो लोचन पांडे, मुकुल पांडे लोगों ने विरोध किया था। तो बहुत कहने का मतलब है इन प्रकार ऐसा कुछ रहा कि साहित्यकार, बुद्धिजीवी, राजनीतिक सबके प्रयास से छत्तीसगढ़ के जो एक मानचित्र हमको मिलता है। एक चीज मैं और बताऊं जो बहुत कम लोग को मालूम है, ये सदियों से अमरकंटक छत्तीसगढ़ का एक अंग था, सदियों से कलचुई राजाओं के अंतर्गत पेंड्रा जमींदारी में, और 1857 तक छत्तीसगढ़ का संघ था। 1857 की क्रांति में रीवा के राजा ने अंग्रेजों को मदद किया था, तो अंग्रेजों ने क्या किया, पेंड्रा जमींदार पे दबाव बना के कुछ मूल्य दे करके उसको लेके उसको भेंट कर दिया रीवा के राजा को। रीवा तो चला गया एमपी में। अगर पेंड्रा रोड जिला बन जाता तो निश्चित ही यहाँ रहता हो। तो अमरकंटक का अभी भी आप देखेंगे
तो अमरकंटक उसके पीछे तो लेकिन राजनीतिक वजह भी थी ना। नहीं, राजनीति का यही था कि नहीं, उसमें वही तो ये वो जब दिया गया रीवा राइफल्स को, यही कारण था। जी और बाद में क्या हुआ, फिर बाद में जो रीवा के 2 नेता थे, उन लोगों का अलग था। यहाँ के जी राज्य जिला बनता तब तो यहाँ आ जाते, इसमें जी कोई शक जी नहीं। जी। पर मैंने फिर बाद में मैंने सुझाव और दिया। उन्हीं नेताओं के चलते वहाँ हाँ, क्षेत्र का विकास भी ठप पड़ हाँ, गया था। पूरा आज भी आप जाओगे तो 80% अमरकंटक जी वासी छत्तीसगढ़ में अपने को जोड़ते हैं। बिल्कुल, और मैं ज्यादा एसोसिएट महसूस करते हाँ, हैं। और बल्कि मैं तो अभी भी दोनों सरकार को सलाह दिया था कि आप ऐसा करिए कि हमारी जो थोड़ी बहुत ज़मीन है सड़क उस पार, तो छत्तीस भवन बना दीजिए, या नर्मदापुर से कपिल धारा तक 1 किलोमीटर लंबा चौड़ा जो भी, ये छत्तीस काम, बाकी पूरा नर्मदा आपके गुजरात तक है ही है। पर ये सलाह कह लो, जैसे अब लेखाकार का है, अब लेखाकार 18 साल मेरे परिश्रम के बाद रायपुर में आया, तो उसमें भी क्या किए, फोटो कापी भेजे। छत्तीस के रजवाड़ों का, जमींदारों का सब मूल दस्तावेज भोपाल पड़ा है, ये होना चाहिए रायपुर में। तो बहुत सारी चीज़ इस पर तो क्या प्रयास किए जा रहे हैं उसे वापस लाने के लिए? नहीं, उसमें नहीं, हाँ, मैं सिर्फ उसके लिए अभी भी प्रयत्नशील हूँ जी कि उसको हमको ओरिजिनल रिकॉर्ड्स चाहिए। और अब लेखागार से का इसको 18 साल बाद शुरू हुआ यहाँ का, करोड़ों खर्च हो गया है, अलग पक्ष है। तो अब लेखागार जब तक हमारा समृद्ध नहीं होगा, हमने सुझाव दिया था कि 14 रजवाड़े थे मध्य प्रांत और बरार के, 14 रजवाड़े थे, और 15 में से था तो एक होशंगाबाद मकई में था। जी तो 14 रजवाड़ों के इतने दस्तावेज भोपाल और नागपुर में थे, उनको हमारे यहाँ लिखा रखिए अब लाके, तो ताकि यहाँ के बच्चों को कहीं जाना ना पड़े, दूर न जाना पड़े। तो ये भी एक अभी भी हो सकता है, दोनों सरकार एक है, प्रयास करें तो क्या नहीं हो आराम से सकता। हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो सुझाव दीजिए, प्रमाण मेरे पास प्रमाण है। प्रभुलाल मिश्रा हम लोगों ने 140 चिट्ठियों का अनुवाद किया है, 1854 से 1858 के ओरिजिनल पत्र, जिसमें सब लिखा हुआ है। तो जब प्रमाण आपके पास है तो आप ये का विकल्प भी कि आप इसको एक भाईचारे के नाते कर सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उनको जैसे उन्होंने कृष्ण के लिए जहाँ जहाँ कृष्ण गए थे, कृष्ण वनगमन पथ। हाँ, ये क्या था, तो हमने कहा कि रतनपुर में कृष्ण अर्जुन आए थे, तो वहाँ भी ये कृष्ण धाम या कृष्ण अर्जुन के करिए। तो प्रसंग ऐतिहासिक सत्य के साथ बहुत सारे जुड़े हैं। पर होता क्या है कि उसको सही मायने में आगे करने में या तो फोर्सफुली उससे डायरेक्शन नहीं मिल पाता, इसलिए वो अंतिम रूप नहीं ले पाते। अच्छा, ऐसा कुछ है, जैसे आपने कहा ना छत्तीसगढ़ का, तो मैंने 23 दिसंबर 1820 को मेजर P1 सेगनू ने छत्तीसगढ़ पे पहला रिपोर्ट तैयार किया। 14 रजवाड़ों में पहला रिपोर्ट रफसेज का 1818 का सरगुजा का आया था। तो एग्नी रिपोर्ट में सबसे पहले प्रांत शब्द का उपयोग आया है, छत्तीसगढ़ सूबा प्रांत 1820 में। नागपुर के राजा रघुजी तृतीय भोसले का मराठा संबंधी बस्ता जो मैं पढ़ा था 1837 का, उसमें छत्तीस जिला शब्द का भी उपयोग मिलता है। और 1854 में जब रघुजी भोसले तृतीय की मृत्यु हो गई, तो डलहौजी की हड़प नीति के अंतर्गत नागपुर अंग्रेजी राज में चला गया, तो छत्तीसगढ़ भी चला गया। तो उसके बाद में क्या हुआ कि 1853 से 1861 तक छत्तीसगढ़ प्रांत कहलाता थे, और 61 में क्या हुआ, मध्य प्रांत बना। ये भी संजोग सब जनवरी 2 जनवरी तो 1 जनवरी एमपी तो 36 नवंबर, मतलब 30 तारीख से दिवाली की रात हाँ, को। 30 तारीख से। तो वो क्या है कि इस प्रकार से होते रहा। और बाद में छत्तीसगढ़ शब्द के जैसे आप बात करेंगे, तो मैं तो इसमें 2-3 लोगों को श्रेय देता हूँ कि एक तो छत्तीसगढ़ी बोली की व्याकरण एक स्वाभिमान जगाया, माधवराव सप्रे के छत्तीसगढ़ मित्र ने स्वाभिमान जगाया, और सबसे महत्वपूर्ण काम पंडित लोचन प्रसाद पांडे ने 21 दिसंबर 1920 को छत्तीसगढ़ गौरव प्रचारक मंडली बनाया है। इसको दस्तावेज मेरे पास है, मूल दस्तावेज। और उसने फिर महाकोश इतिहास परिषद के नाम से 3237 में जर्नल निकला, तो उन्होंने छत्तीसगढ़ के गौरव को बढ़ाया आगे। ऐसे करते करते बाद में आज़ादी के बाद फिर बहुत से विचारक नेता, हर विचारधारा के लोग आए, और छत्तीसगढ़ के राजनीति चलते रहा, और बहुत सारे नाम उसमें आते हैं, है ना। तो सभी सर्वजनीय मत कह लीजिए, सब ये करके आते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन की चर्चा जब अपन करेंगे तो डिटेल में कई बात करेंगे। पर इतना निश्चित है कि छत्तीसगढ़ शब्द जो है तब से लेकर के अब तक पूरा एक प्रकार से चलते रहा, और उसको अच्छा हमने और मिश्र जी, इस कड़ी में ना बस्तर का भी जिक्र आपने किया। मैं बस्तर में इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि अभी एक नया टर्म चला है, कौन छत्तीसगढ़िया है, कौन छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है। अब उस पर पॉलिटिक्स तो हो ही रही है, सबके अलग अलग अपनी अपनी राय है उस पर। एज ए इतिहासकार, एक इतिहासकार के नाते आप किसे छत्तीसगढ़िया मूल मानते हैं, और अगर इतिहास की नजरिए से आप उसका जवाब देना चाहें तो वो भी दीजिए। और मैं चाहता हूं कि समग्र रूप से भी बताएं कि हमेशा ऐसा माना जाता है कि इतिहास के विद्यार्थी के तौर पर मैंने भी पढ़ा है
कि आप उस निष्कर्ष पर जहां पहुंचना चाहते हैं, आप ये तय करें कि कितने साल पहले आप जाना चाहते हैं। अगर आप 20 साल पहले जाएंगे तो उसका नतीजा कुछ और होगा, और 40 साल पहले चले जाएंगे तो उसका कुछ कारण और हो जाएगा। तो आप कैसे देखते हैं, कौन है छत्तीसगढ़िया? ये प्रश्न जो है ये छत्तीस राज्य आंदोलन के समय उपस्थित हुआ था। तो उस समय हमने एक फार्मूला दिया था लोगों को। उस समय भी कोशिश हुई थी तोड़ने की जी। कि छत्तीस राज्य मत बने और इसमें विघटन ला दे ताकि लोग बिखर जाएं। तो हमने हमारी बात को सभी दल के नेताओं ने माना था। तो हमने उस समय कहा था कि जो छत्तीसगढ़ में रहता है, यहाँ का अन्न खाता है, जो यहाँ के जन्म उसको यहाँ का है, यहाँ का अन्न जल खा अन्न जल की बात हुई थी। एक चीज मैं प्रसंग बताना चाहूंगा कि 56 के दुकाल का नाम आप सुने होंगे। पंडित रविशंकर शुक्ला 1896 से 99 56 का दुकाल कहलाता है, बुजुर्ग बोलते हैं। तो उस समय सिरपुर में नौकरी में थे, सिरपुर में अधिकारी के रूप में गए थे। तो आप देखिए कि यही से अन्न जल वैसे याद आ गया, वहाँ का अन्न जल लिए थे वो। अच्छा। तो जब मुख्यमंत्री बने तो 1955 में मोरेश्वर गंगाधर दीक्षित इतिहासकार नागपुर सागर वाले को बुला के सिरपुर का उत्खनन कराया उन्होंने। ये बहुत कम लोग मालूम है। अच्छा। सिरपुर का उत्खनन उन्होंने करवाया। तो ये इसका होता है। अब जैसे आपने जो मूल प्रश्न किया तो उसमें यह है कि वास्तव में क्या है कि जो छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे तो सदियों से लोग आकर के विभिन्न स्थानों से यहाँ पर रहते हैं। और इसमें मूल निवासी के रूप में आप देखेंगे निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जो आदिकाल से यहाँ पर रह रहे हैं, वनांचल में रह रहे हैं, अपनों को मान रहे हैं, वो भी कहीं न कहीं से जैसे आते गए हैं। क्या आदिवासी ही छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं? नहीं, वो लोग उनके बारे में भी कहते हैं, जैसे मानव शास्त्री लोग जो हैदराबाद से आए, इधर से आए, उधर से आए। तो इसको अपन क्या किसी समाज का संज्ञा न कह सकते हैं कि जो वनांचल में आकर के बसते गए, अब सैकड़ों वर्ष थे, है ना, तो वो यहाँ के हो गए। अब जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ी का पहला शिलालेख दंतेवाड़ा मंदिर में लगा हुआ है। मैथिली पंडित भगवान मिश्र राजगुरु बस्तर का लिखा, वो छत्तीसगढ़ का पहला शिलालेख है। सब साहित्यकार उसको स्वीकारते हैं। अब वो 300 साल पहले का है, पर उसके परिवार के लोगों को कह देंगे एक बाहरी है, तो ये तो तर्क गलत है। 300 साल पहले उसके लिखे को आप छत्तीसगढ़ का पहला बोलते हो, लेकिन उसके परिवार, उसके पूर्वजों को बाहरी बताते हैं। मेरे परिवार समाज के मान लोग हैं, मैं भगवान मिश्र, तो उसको आप बाहर बोल दो, ये तर्क ठीक नहीं है। तो मैंने बल्कि कई बार विद्वानों के सामने विचार रखा था। मन्नूलाल की यहाँ पे एक गोष्ठी हुई थी इससे चर्चा में। तो मैं बोला वैसा अगर आप कहोगे तो आप मेरे को बता दो भी कि यानी जैसे संबंध की बात होती है तो अवध और कोसल और मिथिला इसका, तो उस हिसाब से देखोगे तो उनको नीचे लेते गए। मंडन मिश्रा सिरपुर के राजकुमारी राजमाता वासटा ने मंदिर बनवाया था, तो वहाँ के ब्राह्मण आए थे मगध के। और उसके बाद में नागार्जुन सब करते करते अंत में सब विद्विजियों को मैंने निरुत्तर कर दिया, कह लीजिए, तो ज़्यादा स्पष्ट नहीं कर पाए। तो हमने उनको ये कहा भाई कि रामचंद्र भगवान जी के साथ में कौन आए थे उस समय? तो नहीं बोले लक्ष्मण जी और सीता मैया। तो बोले सीता मैया कहाँ की थी? मिथिला की। तो सीता मैया और रामचंद्र जी आए, मतलब ये मानो कि मिथिला, अवध और कौशल तीनों का संबंध स्थापित हो गया। अब उस समय से कोई आदमी या परिवार या उसके वंशज बसे हैं, अब उसको तुम कह दोगे बाहर का, तो पढ़े लिखे लोगों में तर्क शोभा नहीं देता। तर्कहीन है। हाँ, मैं ये कहता हूँ जो यहाँ रहता है, यहाँ का अन्न जल खाता है, यहाँ का सोचता है, और वो आदमी यहाँ का समग्र भाव से यही उसकी परिभाषा है। आपने राम सीता का जिक्र किया, एक बड़ा फैसिनेटिंग वर्ड इस वक्त छत्तीसगढ़ में चला है, राम वन गमन पथ। योजनाएं हैं, उसके पीछे बहुत सारी आस्था भी है, बहुत सारी महत्वाकांक्षा भी है। राम वन गमन पथ का रूट क्या है? क्या प्रभु श्री राम छत्तीसगढ़ से होकर गुजरे थे? क्या प्रभु श्री राम के चरण छत्तीसगढ़ की इस जमीन पर पड़े थे? क्या जवाब है? छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान जो थी उसमें इस बात पे चर्चा हुई थी, और बुद्धिजीवियों ने, साहित्यकार, इतिहासकारों ने सहयोग देकर के एक रेखांकित करने का प्रयास किया था। पर अभी भी सही अर्थ में प्रामाणिक रूप से ऐतिहासिक प्रमाण या तथ्य के आधार पर बहुत कुछ काम करना बाकी है। जैसे देश का पहला हिंदी गेजेटियर बस्तर भूषण को कहा जाता है 1908 का, केदारनाथ ठाकुर ने लिखा, तो वहीं के इतिहासकार साहित्यकार थे पहले। तो उन्होंने लिखा है कि अमरकंटक से राम भगवान रत्नगिरी आए, रत्नगिरी से रतनपुर, मतलब, और दक्षिण पश्चिम निकल गए दंडकारण्य होते हुए।
दूसरी तरफ आजकल के विद्वान अधिकांश लोग कहते हैं कि वो सरगुजा के तरफ सरगुजा से वाली राट से है आए ना। थे। एक तरह के कहता है कि शहडोल से होते हुए अमरकंटक से रतनपुर होते हुए आए, तो अलग अलग है। तो ये जो होता है ना, ये लोगों के मन में एक आस्था किंवदंती या बात है मान लो। जैसे मंडला के पास में अजनिया के पास में सीतारपटन है, तो लोग कहेंगे यहाँ सीता मैया ने स्नान किया था। सरगुजा में चल दिए, रामगिरी है, सीतारप उसमें करके, तो गुफा के बारे में भी अलग। तो लोक गाथा लोक किंवदंती, पर हाँ जैसा आप कहेंगे कि तथ्य शिलालेख ताम्रपत्र अभिलेख, उस हिसाब से भी काफी अन्वेषण की आवश्यकता है। ये अपने रामायण ग्रंथों से इससे रूट्स को लेकर ही डिफरेंस है या फिर और कुछ डिफरेंसेस में? नहीं आए थे तय है, दंडकारण्य आए थे निश्चित मान के चलते हैं। और इस संस्कृत के इस बात को लेकर तो सब एक मत हाँ, है उसपे एक मत कि है, बस्तर से होकर दंडकारण्य के इलाके से होकर गुजरे गए हैं, थे, हाँ। लेकिन वो शहडोल के हाँ, रास्ते से आए थे या हाँ, सरगुजा के रास्ते से आए थे, इसको लेकर विभेद अभी है। भी चल रहा है भैया। मैं आपसे ये भी समझना चाहता हूँ कि कुछ और भी किंवदंतियां हैं, चाहे वो तुरतुरिया को लेकर हो, चाहे वो राजिम के नदी के संगम के पास जो आश्रम है उसे लेकर हो। ऐसी कई जगह हैं जहां पर दावा किया जाता है कि कहीं लव कुश रहते हैं, कहीं लोमश ऋषि का आश्रम रहा है। तुरतुरिया को लेकर भी बहुत सारी बातें रहती हैं। इसके पीछे कितना सच और कितनी किंवदंतियां हैं? नहीं, इसमें भी क्या है, संयोग से मैं इन स्थानों में जा चुका हूँ। तो तुरतुरिया में भी लव कुश की बात की जाती है, आश्रम की, ये सब के एक धारणा है, मेला बढ़ता है। और राजिम में भी लोमश ऋषि का आश्रम भी गया था, एक पीपल पेड़ काफी पुराना है। और संयोग से आपने राजिम की चर्चा की, तो प्रसंग वैसे बताना चाहूँगा कि देश का एक सबसे पहला पुराना बंदरगाह स्थिरकट्टी है, जो पांडुका के पास में है, जो महानदी से संबलपुर हीराकुंड तक नदी मार्ग से व्यापार होता है। यानी यहाँ से हीरा वगैरह के जो आता है, तो ये सब उल्लेख मिलता है। तो वो नदी बंदरगाह के गौरव की चीज़ थी हम लोगों के लिए। तो ऋषि मुनि लोगों के आने का रास्ता एक नदी मार्ग भी था, एक वनांचल वाला भी था। तो यहाँ पे खास करके ये सिहावा के जैसे अत्रि ऋषि के अवध जाने का या दशरथ के दरबार में जाने का उल्लेख मिलता है। और इसके बाद भी बहुत सारी चीज, पर यहाँ क्या है कि रामायण के ग्रंथों के आधार पर बहुत सारे विद्वानों ने इन सब तथ्यों को जोड़ करके एक इतिहास को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। पर अभी भी व्यापक अनुसंधान की आवश्यकता है, ताकि सब प्रमाण तथ्यगत रूप से उसको प्रस्तुत किया जा सके। और मैं मानता हूँ कि लोक गाथा, और उसके लिए प्रयास कितने सही डायरेक्शन में हो रहा है? एज इतिहासकार आप कैसे उसे देखते हैं, उसके ग्रोथ को? नहीं, इसमें क्या है, 2-3 संस्थाएं बन गई हैं। अयोध्या में राम वनगमन पे एक संस्था है, दिल्ली में है, छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे प्राध्यापक लोग प्रोजेक्ट भेज कर विकास, हालांकि पुनरावृत्ति हो रही है इन सब चीज़ की, मौलिक को लोग नहीं कर पा रहे हैं, पर जो वहाँ लोगों ने जाने की कोशिश भी की उन स्थानों में। तो इसको मतलब इसको एक, जैसे मैं हमेशा कहता था कि रायपुर के इतिहास एक व्यक्ति अरुण शर्मा जी अयोध्या में उत्खनन करके सुप्रीम कोर्ट में वक्तव्य दे करके उसको सिद्ध कर सकते हैं। तो कौशल्या माता मंदिर चंदखुरी को भी हमने 26 अक्टूबर 76 में महेश बैसवाल स्कूल में जाके, तो यहाँ का वहाँ उत्खनन क्यों नहीं। अभी मैंने सांसद जी से भी एक दिन निवेदन किया था, बिजमोहन जी से, कि आप रतनपुर में उत्खनन कराइए, हजारों साल से वो इसको ऐतिहासिक स्थान रहा है, या आरंग में कराइए, आप आरंग में 2 साल रहा, तो बहुत चीज़ें सिक्कर की पूरी श्रृंखला निकली। तो जब तक आरंग रतनपुर चंदखुरी का, जैसे रीवा का मैं 1970 में बोला था, 1970 में रीवा को खोजा था, रायपुर के किला को खोजा था, रायपुर में खारून नदी किनारे, अभी इस साल संज्ञान में आया। तो जब तक उत्खनन नहीं करेंगे तो ये कड़ी जुड़ेगी नहीं। कहानी किस्सा किंवदंती एक रोशनी यानी सौदामिनी की तरह एक पगडंडी को तो हम को दिखा सकते हैं, पर सही रास्ता को अगर हमको देखना तो अन्वेषण करना पड़ेगा, खोज करना। उत्खनन से आएगा, रेवा बहुत चीज निकल रहा है, तरी घाट निकल रहा है, चीजें बहुत है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में क्या है कि अपेक्षानुकूल उत्खनन काम नहीं हुआ। मध्य प्रदेश ने हमेशा छत्तीसगढ़ को अपेक्षित रखा। मध्य प्रदेश के पुरातत्व का ग्रंथ छपा, मान लो पर्यटन की किताबें छपी, छत्तीसगढ़ का कहीं नामो निशान नहीं के बराबर। ये सब जो कुछ हुआ, तो 25 वर्षों के बनने के बाद भी जो अपेक्षानुकूल गति होनी चाहिए। जैसे मैं उदाहरण के लिए अद्यतन उदाहरण दे रहा हूँ कि जब 1970 में मैंने रायपुर के किला को मनोहर लाल हम लोग खोज के दे दिया था, और अभी उत्खनन में वहाँ मकान बनते समय निकल रहा है सब किला का पत्थर, बूढ़ापारा किले के पत्थर का कलेक्टर बनाए थे। तो जब राजघाट था बूढ़ापारा में, इन सब चीज़ों को अब पुरातत्व अधिकारी जाकर कहेंगे हमारे संज्ञान में था, आप उसे कहाँ थे 70 में, आप कहाँ संज्ञान आ गया। आप स्वीकारिए कि हाँ, हम लोगों ने अभी तक राज्य स्तरीय पुरातत्व परिषद बन जाना चाहिए था। मैं सुझाव दूंगा, मैं
किसी की ये नहीं करूँगा, जी। बन जाना चाहिए था। जिला पुरातत्व संघ हर जिला में बन जाना चाहिए था, हम्म 33 जिला में। राज्य अभिलेखागार बन जाना चाहिए था, हम्म है ना? छतरी का इसी प्रकार से बहुत कुछ हम्म होना था जो हम एमपी में रहे ऐसे समितियों में। जी। तो कहने का तात्पर्य कि इसको हम जब तक हम इसको पहल नहीं करेंगे तो कड़ी को जोड़ नहीं पाएंगे। किंवदंतियों को पगडंडियों की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि उन पगडंडियों पे आगे बढ़कर रिसर्च कर, हाँ, अन्वेषण खोजना। कर और उसे बेहतर तरीके से खंगाल यानी कर इतिहास उसे जो है, तथ्यपरक हाँ, तरीके से पटल पर तथ्य के रखना होगा। आधार पर इतिहास के सत्य को उजागर किया जा सकता हम्म है ना? जैसे बसना के पास में बरतिया भाट है, जी। तो हमने और एक स्टेट बैंक के मैनेजर ने उसको भी किया था। कहानी किस्सा था कि बाराती लोग आए थे, पत्थर हो गए, पत्थर पर होगा। ऊपर आगे ऐतिहासिक है। उसी प्रकार से धमतरी से बालोद के बीच में सोरार, मुजगहन, प्रोफेसर जे आर कामरे, पुरातत्व वाले सोती हम लोग गए थे 1987 में। बाद में अरुण शर्मा ने काम किया, वहाँ प्रागैतिहासिक मिलता है। तो छत्तीसगढ़ में प्रागैतिहासिक कालीन और वहाँ से शुरू करेंगे तो फिर वैदिक कालीन, फिर महाजनपद कालीन, रामायण महाभारत कालीन, जिसको महाकाव्य कालीन, जी। हर इस प्रकार से लेकर के चलते हैं। तो फिर क्षेत्रीय राजवंश मिलता है, सोमवंशी, सरवंशी से ये सब लेते हुए राज ऋषि तुल्य कुल वंश एकमात्र हिंदुस्तान मिलता हुई आरंग के ताम्रपत्र से, जो उड़ीसा के खारवेल से जोड़ते हैं। और इसके बाद में समुद्रगुप्त के आक्रमण की बात भी करते हैं, कटक वगैरह भी। तो ये क्रम जो है, ये अंधकार युगीन छत्तीसगढ़ के इतिहास के पृष्ठों को उजागर करने के लिए हमको बहुत सारे अन्वेषण की आवश्यकता है। और आगे चल करके आप देखोगे कि मैं तो बल्कि एक इतिहास के विद्यार्थी के नाते उस व्यक्ति को छत्तीसगढ़ का सबसे महान शासक मानता हूँ, जिसको बैलचंद जैन, रोचन प्रसाद जी ने जिसके काल को स्वर्ण युग माना है। 595 से 650 तक महाशिवगुप्त बालाजी शिवपुर में 55 साल राज किए, जिसकी माता वासवता ने लक्ष्मण मंदिर बनवाया। तो उस व्यक्ति का देखिए कि उस समय उत्तर में उन्हीं के वंश के नाम पर महासमुंद पड़ा नाम। जब उनमें हम महाशब्द जुड़ता है उसमें, जी। तो उसमें क्या है कि देखिए आप, उस समय उत्तर भारत में हर्षवर्धन था, दक्षिण में पुलकेशिन था और बंगाल में शशांक था। तो मैं उस व्यक्ति को महान इसलिए मानता हूँ कि ये तीनों महान सम्राट के बीच में कौशल को बचा कर रखा था। तो निश्चित रूप से कौशल के इतिहास में, दक्षिण कौशल के इतिहास में उसका शासनकाल स्वर्ण युग माना जाता है। और सभी धर्म का विकास हुआ। मैं 1975 में वहाँ छात्राओं शिविर लगाया था। बहुत सारे काम, मतलब बहुत छत्तीसगढ़ में अथाह सामग्री है, भंडार है, समझ लीजिए। अथाह सामग्री है और गौरवशाली इतिहास है। हाँ। इसकी समृद्ध संस्कृति है। और जैसा कि आप मिश्र जी जिक्र कर रहे हैं कि अन्वेषण की ज़रूरत है और बेहतर रिसर्च की ज़रूरत है। और जैसा आपने कहा कि केवल किंवदंतियों को किंवदंतियों के तौर पर जीने से काम नहीं चलेगा, बल्कि और उस पर गहरे शोध और अन्वेषण से हम उसे तथ्यों के साथ पटल पर रख सकते हैं। बहुत धन्यवाद मिश्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। छत्तीसगढ़ के 25 साल के इस गौरवशाली यात्रा में छत्तीसगढ़ के इतने समृद्ध इतिहास को इतने कम समय में दर्शकों तक आपने समझाने की कोशिश की। बाद में यही कहता हूँ लोगों को, सुघर सुख समाये यहाँ के जुन्ना परिपाटी में, महानदी के घाटी में, छत्तीसगढ़ में। नर्मदा भी हमारे यहाँ से निकली थी पहले, है ना? इंद्रावती की महानदी, नदी घाटी की सभ्यता, तो काफी कुछ इसमें मिल पाता है। और बहुत, यानी छत्तीसगढ़ में कह लीजिए कि स्रोतों का अथाह सागर है, उसमें से मोती स्कॉलर कितना निकाल पाते हैं। छत्तीसगढ़ के गर्भ में वो सब कुछ छुपा है, रत्न गर्भा धरती, जिसे लोग देख नहीं पाए हैं अब तक। और उम्मीद करते हैं कि सरकारें और इस दिशा में काम करेगी। और जो सुझाव मिश्र जी दे रहे हैं उस पर अमली जामा पहनाएंगी। बहुत धन्यवाद मिश्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो छत्तीसगढ़ के 25 साल की इस गौरवशाली यात्रा के दौरान हमारे साथ मिश्र जुड़े थे, इतिहासकार हैं, अपना पक्ष भी रखा और ये समझाने की कोशिश की कि छत्तीसगढ़ की इस यात्रा को और कैसे बेहतर, समृद्ध और विकास की तरफ ढकेला जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। नमस्कार। नमस्कार।